नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करेंगे, ये पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आगे भी इनकी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाते हैं वो उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के रूप में आंकलन सहायता करता है। तो सीखने के रूप में आंकलन ये किस में सहायता करेगा? तो ये करेगा यहाँ पर ऑप्शन एक, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करने में। आकलन क्या है? आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया की समीक्षा करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक जो है सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। बच्चों के विचारों की खोज को, दैनिक जीवन के अनुभव को, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट को। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें से आंसर है रहेगा ऑप्शन एक। एग्जाम में अब जब कोट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं तो ऑप्शन एक यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा, अर्थात 1, 2 और 3। तो बच्चों की जो है शिक्षण अधिगम और आकलन की जो तकनीक है, इसमें बच्चों के विचारों की खोज, उनके अनुभव और जो आकलन करने हेतु वर्कशीट है, ये इसमें शामिल हैं। शिक्षण अधिगम एवं आकलन, इन तकनीकों में बच्चों के विचारों को जाने बिना प्रारंभ करना उचित नहीं है। बच्चों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसके लिए उनके विचारों को समझना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के अनुभव और वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट का क्रियान्वयन भी एक प्रासंगिक तकनीक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा रही है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन एक। तो पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है तो मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव के द्वारा। नेत्रहीन बच्चे, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं, तो ब्रेल जो लिपि है उसके माध्यम से इन्हें पढ़ाया जाता है। और नेत्रहीन बच्चे देखने में अक्षम होते हैं परंतु वे सुन सकते हैं, अतः मौखिक विवरण को वे आसानी से समझ सकते हैं, साथ ही हाथों से ब्रेल लिपि को स्पर्श कर मूर्त अनुभव से अधिगम करते हैं। तो नेत्रहीन बच्चों के लिए जो लिपि है ये ब्रेल लिपि है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर। तो एक शिक्षक जो है उसको कभी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, और न ही बच्चों का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि का लेवल करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं और सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। और शिक्षक के इस व्यवहार से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं ये भी विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। तो भेदभाव वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो जीन पियाजे हैं, इनके अनुसार बच्चे के वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित होती है, ये विकसित करते हैं। तो इसमें माना गया है ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को। और ये जो जीन पियाजे हैं इनके अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विकसित करते हैं। और यह अवस्था 7 से 11 साल की होती है। तो 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था मानी गई है। औपचारिक से सक्रियात्मक यह विकास की अंतिम अवस्था है। संवेदीपरक अवस्था
इस अवस्था में सभी मानसिक क्रियाएं संवेदिक परक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। जैसे भूख लगने पर बच्चा जो रोने लगता है, तो यह अवस्था जन्म से 2 साल की है। और पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है, और यह जो अवस्था है 2 से 7 साल की है। एग्जाम में इनकी अवस्थाओं की जो यहाँ पर डेट जो है ये कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो पूर्व जो से क्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु जो है ये 2 से 7 साल की है। संवेदी परक अवस्था, इसकी है यहाँ पर जन्म से लेकर 2 साल की, तो जन्म से लेकर 2 साल की। और जो औपचारिक है इसकी है 7 से लेकर 11 साल की। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। तो अक्षम बच्चों के संदर्भ में इनमें से एक सही है, और यह भी क्वेश्चन यहाँ पर कोट में दिया गया है। तो यहाँ पर जो सी आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन 3, 1 और 3। तो अधिगम अक्षम बच्चों में पेशीय समन्वय और हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि की होती है। अधिगम अक्षम बच्चों में अवधान से संबंधी विकार पाए जाते हैं, और साथ ही ऐसे बच्चे मौखिक निर्देशों को समझने और अनुसरण करने में भी असफल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन 1 और 3 सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों को ये जो VIBGOR की तरह याद किया जा सकता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है। तो यहाँ पर ये जो VIBGOR अर्थात वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इस तरीके से यहाँ पर ये VIBGOR दिया गया है। तो ये तकनीक आपने बतानी है। तो यहाँ पर तकनीक है ऑप्शन 4, प्रथम अक्षर तकनीक इसको यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन और किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता इनमें से क्या है। तो इसे माना गया है यहाँ पर बुद्धि। बुद्धि जो है ये विवेक के माध्यम से ही मनुष्य विद्यमान संसाधनों का उपयोग कर विकास करता है, और पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों को समझने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अभिक्षमता, रुचि एवं व्यक्तित्व से पर्यावरण को समझना, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग ये यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन रहेगा 3 है, बुद्धि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है। तो ये विधि बतानी है। यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 1, प्रेक्षण तकनीक यहाँ पर इसको माना गया है। और ये जो प्रेक्षण शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ये मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्रायड, तो इन्होंने किया था 1849 में। और इस प्रेक्षण का अर्थ है अचेतन मन में दबे हुए संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना। तो ये जो यहाँ पर प्रेक्षण दिया गया है ये आपने याद रखना है। ये मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्रायड, तो इन्होंने इसका प्रयोग किया था 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। तो यहाँ पर ये प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 1, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसके ये सिद्धांत एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः ये प्रयोज्य निष्क्रिय होता है, और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये किसकी देन है। तो ये पावलोव की है, जिन्होंने कुत्ते के मुंह पर जो है एक परख नली लगाकर इसका शोध किया था। तो ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार अधिगम में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित होता है। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। प्रेरणा, पुनरावृत्ति, समय की सन्निकटता, नियंत्रित वातावरण शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो ये जरूर आपने याद रखने हैं अनुबंधन वाले।
अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो असक्रिय स्मृति माना गया है ये दीर्घकालीन स्मृति को, संवेदी स्मृति एवं लघुकालीन स्मृति को सक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। और स्मृतियों का जो चयन जो है इसमें होनी है तो दीर्घकालीन स्मृति असक्रिय होती है, और परंतु ये स्मृति पटल पर लंबे समय तक विद्यमान रहती है और श्रवण करने पर इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो दीर्घकालीन स्मृति यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उपलब्धि की आवश्यकता। तो उपलब्धि की आवश्यकता है ये मानी गई है यहाँ पर अर्जित अभिप्रेरक को। उपलब्धि के लिए अर्जित अभिप्रेरक का होना जरूरी है, और कोई भी उपलब्धि जन्मजात या जैविक अभिप्रेरणा का घोतक नहीं होती, बल्कि ये अर्जित की जाती है। इसलिए उपलब्धि के लिए अर्जित अभिप्रेरकों की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरक से रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है जो उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कूट का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है। तो लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में इनमें से सही कथन कौन सा है। तो इसमें से रहेगा ऑप्शन 4, ये पहला और तीसरा। लघुकालीन जो स्मृति है इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है और इसकी अधिकतम अवधि मानी गई है 20 से 30 सेकंड की, और लघुकालीन स्मृति थोड़े समय के लिए सक्रिय आसानी से उपलब्ध स्थिति में एक छोटी सी राशि को धारण करने की क्षमता है। तो ऑप्शन है कि यहाँ पर 1 और 3 जो है सही आंसर इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है। तो कौन से संघर्ष का यहाँ पर सामना ये कर रहा है कि ना तो पढ़ना चाहता है ना ही फेल होना चाहता है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 परिहार संघर्ष। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता और फेल होना भी नहीं चाहता, अर्थात असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वह परिहार जो यहाँ पर दी गई है इसका सामना कर रहा है। और ये जो परिहार प्रहर संघर्ष है इसमें छात्रों को दोनों कार्य कठिन प्रतीत होते हैं। पढ़ना भी नहीं चाहता है और फेल होना भी नहीं चाहता है, और ये भी नहीं चाहता कि वो असफल हो। तो ये परिहार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सृजनात्मक। ये जो सृजनात्मकता वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम यहाँ पर इनमें कौन सा है। तो सृजनात्मकता का जो सही क्रम माना गया है ये ऑप्शन 4 को आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण। सृजनात्मक जो चिंतन है ये व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो और जिन्हें वह पहले से न जानता हो। आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण सृजनात्मक चिंतन के प्रमुख चरण हैं। और ये जो सृजनात्मकता है इसके संदर्भ में ये जो जेपी गिलफोर्ड जो है इन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है, अभिसारी चिंतन और अपसरण चिंतन। अभिसारी जो चिंतन है इसमें व्यक्ति रूढ़िवादी से चलता हुआ सही निष्कर्ष तक पहुँचता है, और जो ये अपसरण चिंतन है इसमें व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है, इसको माना गया है यहाँ पर निगमनात्मक। और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का जो नियम है इसको निगमनात्मक प्रक्रिया कहा गया है। इसके द्वारा अनुमान के लिए कम समय से अधिक सामान्य का निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये नियम आपने याद रखना है, निगमनात्मक नियम यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम। तो ये जो तर्कण जो दिया गया है इसके महत्वपूर्ण सोपानों का जो क्रम है सही क्रम कौन सा है। सही क्रम माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 को समस्या की पहचान करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, अनुमान पर पहुंचना, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना और निर्णय लेना। किसी भी समस्या के समाधान हेतु तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपान क्रम को समझना जरूरी है। और तर्कणा में सर्वप्रथम समस्याओं की पहचान की जाती है
उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद अनुमान पर पहुंचा जाता है, और अनुमान पर पहुंचने के बाद अनुमान के अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, 1, 2, 3 और 4। तो ये सभी यहाँ पर सी माने गए हैं। शाब्दिक कौशल जो है सामान्यतः याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके एवं वस्तुओं को पहचान कर अर्जित किए जाते हैं। शाब्दिक कौशल के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है। यह ज्ञान क्रम से इसी क्रम में अर्जित किया जाता है और इसके माध्यम से अर्जित ज्ञान को दीर्घकालीन तक संचय करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं और पारिवारिक संबंधों को वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सामाजिक है इसको क्या कहा गया है? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 सही, पारस्परिक, और यह है प्रतिष्ठा। तो लड़कियां जो ये मध्य बाल्यावस्था में पारस्परिक एवं पारिवारिक संबंधों को महत्व देंगी, वहीं लड़के इसी उम्र में सामाजिक प्रतिष्ठा जीवन शैली का एक अभिन्न है, जिससे लड़के सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि सकारात्मक संवेगों को निम्न उपाय से बढ़ाया जा सकता है। तो ये उपाय यहाँ पर इनमें कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन 3, 1 और 2। तो 1 और 2 यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है कि तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से या प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष को खोजकर सकारात्मक संवेगों को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यालय में नामांकन के बाद विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट। तो विद्यालय में नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को ड्रॉप आउट रेट के अंतर्गत रखा जाता है। और विद्यालय में नामांकन के बाद कुछ बच्चे आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से विद्यालय जाना छोड़कर रोजगार में लग जाते हैं, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक जो तंगी है उसको दूर कर सके, और इसी कारण उन्हें विद्यालय जाना छोड़कर पैसा कमाना पड़ता है। तो इसे ड्रॉप आउट कहा जाता है। आपने जो सुना होगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे जाए ड्रॉप आउट हो गए हैं, कि जो निर्धन परिवार से आते हैं तो वे स्कूल नहीं जाते हैं। ये अर्थ यहाँ पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो सनेलन चार्ट जो है इसका संबंध माना गया यहाँ पर दृष्टि बाधिता से। और डच आंख रोग ये विशेषज्ञ है हरमन सनेलन। इन्होंने वर्ष 1862 में जाइए सनेलन जो चार्ट है ये विकसित किया था। तो ये इसके जो मनोवैज्ञानिक है ये सनेलन, ये आपने याद रखना है। हरमन सनेलन इनका नाम है। 1862 में इन्होंने एक ये सनेलन नाम से चार्ट विकसित किया था। और इन्होंने 5x5 ये जो 5x5 जो है ग्रेड इकाई संकेत का प्रयोग करते हुए सनेलन चार्ट विकसित किया था। तो ये डेट याद रखनी है 1862 में, और ये था 5x5 का, ये ग्रेड इकाई इन्होंने बनाई थी सनेलन चार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है इससे मतलब क्या है? तो इससे जो तात्पर्य लिया गया है, यह लिया गया यहाँ पर दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इन अप्रोचों के माध्यम से आसानी से अधिगम करने में सक्षम होते हैं। इससे उनके समज्ञानात्मक जो ज्ञान है इसमें वृद्धि होती है और वो आसानी से किसी भी आभासी ज्ञान को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? तो यह करता है यहाँ पर ऑप्शन 1 इसमें, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए यह सिखाने में सक्षम बने। और इस नवीन विधि का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक और प्रयोगार्थी बनाना है, ताकि रटने के स्थान पर अनुसरण और स्मृति युक्त अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक सही कथन है? तो
तो इसमें जो सही कथन माना गया है यह रहेगा ऑप्शन 2 कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। तो व्यक्तिगत रूप में दिए जाने वाला मार्गदर्शन विशिष्ट हो सकता है क्योंकि इसमें किसी खास व्यक्ति की आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन दिया जाता है, और सामूहिक मार्गदर्शन में सभी वर्गों की भागीदारी होती है, तो इसमें सभी को सामान्य रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन 3 है, विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। जब परीक्षाएं पास हो तो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जो है उस समय ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो उनको उनकी जो परेशानी उसको दूर किया जा सके, इससे ज़्यादा परीक्षा में अच्छा अंक आने की संभावना और ज़्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। तो यह ऑप्शन 2 यहाँ पर समूह कार्य कराकर। तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना सामान्यतः समूह कार्य के द्वारा विकसित की जा सकती है, और सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, चित्र दिखाकर एवं व्यक्तिगत सृजनात्मकता कार्य के द्वारा सहयोग की भावना का विकास संभव नहीं है। तो समूह कार्य से विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास होता है। समूह जो हो, समूह में बच्चे किसी भी काम को जल्दी सीखते हैं, उसमें अनुकरण भी होगा और अलग अलग जो उन्हें ज्ञान भी मिलेगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। तो यह है ऑप्शन 4 यहाँ पर, वस्तुनिष्ठ, निबंध और लघु उत्तरीय, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट है, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। तो वे रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन 4 इसमें, सहकारिता, टीम की भावना और सामाजिक अभिवृत्ति। तो इन सभी का उनके अंदर विकास होगा। इससे बच्चों में नेतृत्व की भावना भी आएगी और उनके कार्य और कौशल में भी, उनके गुणों में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 3 को, उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही कराना चाहिए। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करे। शिक्षक को विद्यार्थियों के का जो मार्गदर्शक है कहा गया है, तो विद्यार्थियों की परेशानी को दूर करने में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और वहाँ पर हम और न्यूज़ भी देते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।